इन ग्रहों की आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों की विशेषता यह भी है कि ये ग्रह ठोस है, सॉलिड है, और ये ग्रह गैसी है। क्लियर है? पर क्यों है, सवाल तो बनता है, क्यों ये ग्रह ठोस है और दूसरे ग्रह गैसी अवस्था में है? आखिर क्यों ऐसा प्रश्न बनता है, कोई बताएगा? प्रश्न क्लियर है? आंतरिक ग्रह ठोस है, सॉलिड है, और बाह्य ग्रह एक्सटर्नल प्लैनेट है जो है वो गैसीय है, गैस अवस्था में है। क्यों है, कोई बताएगा? और देखो और बताओ। हाँ क्या वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वो सॉलिड गैस हो गए। और कोई? चलो सिंपल देख लेते हैं। आमतौर पर एक मुट्ठी में धूल रखना है ना, मिट्टी रेत लूंगी, और फेंकना थोड़े से फोर्स से, पूरे फोर्स से नहीं, ऐसे ही छोड़ना। भारी चीजें पहले रुक जाएंगी, हल्की चीजें आगे जाएंगी। समझ गए नहीं? सॉलिड भारी होते हैं, गैसी हल्के होते हैं। जब ग्रह निर्माण प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय जो ठोस चीजें थी वो पहले रुक गई, ठीक है, और गैसी चीजें आगे निकल गई। पहली बात। दूसरा एक चीज और है कि जो इसने बताया है ज्योति ने, सूर्य जो होता है, सूर्य की इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि ये जो थे, इनकी जो गैस थी वो गैस सॉलिड फॉर्मेट में बदले। कई प्रकार की थ्योरीज हैं, ये सब थ्योरी है, वास्तविकता क्या है ये सब भगवान को पता है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? भगवान है। ठीक है, समझ गए? तो कंक्लूजन समझ गए। बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह कौन से हैं? 4 ग्रह आंतरिक, 4 ग्रह बाह्य। प्रश्न आता है निम्नलिखित ग्रह बाह्य ग्रह है, तो 3 आ जाएंगे, ये 1 आ जाएगा ये। निम्नलिखित ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, 3 आ जाएंगे, बृहस्पति, शनि, वरुण, और चौथा आ जाएगा मंगल। तो कौन से हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन सा हो जाएगा? मंगल। समझ गए ना? पहचान होना आपको जरूरी है। आगे देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। गैसी या जोवियन ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रीक शब्द, इसका अर्थ है बृहस्पति। समझ गए? आगे देख लेते हैं। ग्रीक शब्द, ग्रीक पता है क्या है? लैंग्वेज है। ग्रीक 2-3 पुरानी लैंग्वेज। एक लैटिन बोलते हैं, लैटिन अमेरिकी देश सबको पता है? पता है कि नहीं? पहले बताओ। नहीं पता? ओके, तो सबसे पहले जो नहीं पता वो देखना चाहिए, है ना? लैटिन अमेरिकी देश। ओके, इसमें देख लेते हैं। जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी कहां चला गया फाइल? अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? वो कहां गया एप्स वाला? चेंज कर दिया, क्या डाउनलोड कर दिया? टेस्ट बुक कर दी। ओके, तो हम देखते हैं भाई, आप लोग जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी कई लोगों को पता नहीं होगा लैटिन अमेरिकी देश किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे वर्ल्ड मैप। हम निकालेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर आप खोलोगे वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप जब आप देखोगे ना, इसमें जाकर के, इमेज में जाकर के, तो ये मान लेते हैं ये मैप को हम देख ले रहे हैं। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सबको? दिख रहा नहीं दिख रहा? ये वर्ल्ड मैप है, 7 महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ये बीच में क्या है? कैरेबियन सागर। और ये क्या? मैक्सिको खाड़ी। कैरेबियन सागर के बीचों बीच जितने देश बसे हैं उनको कहते हैं लैटिन अमेरिकी देश। क्यूबा, ठीक है, क्यूबा, ठीक है, और जमैका, ये वेस्ट इंडीज जो बोलते हैं ना, ये सारे के सारे देश कौन से हैं? लैटिन अमेरिकी देश है। और दूसरा मैप में मैं आपको दिखा देता हूं कौन से देश है लैटिन अमेरिकी देश। समझ गए? अब याद तो रहेगा ना? तो छोटे छोटे जो देश हैं उन्हें कहते हैं लैटिन अमेरिकी देश। वे कौन कौन से देश हैं वो भी एक बार हम देख लेते हैं। लैटिन अमेरिकी देश, ये देखो, ये बढ़िया खुल गया। तो इसमें देखोगे तो इसमें आप देख रहे हो अटलांटिक महासागर, देख रहे हैं? ये देखो यहां पर ये लिखा है गुआना, फ्रेंच गुआना कहते हैं। ठीक है, ये कैरिबियन कंट्री जिनमें क्या आता है? वेस्ट इंडीज वगैरह है ना। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, 15-20 देशों का समूह है, वेस्ट इंडीज कहते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा क्यूबा है और बहुत सारे जो देश हैं ये गैप में बसी हैं, पनामा वगैरह।
पनामा, जहां से पनामा की नहर है, वो सारे देश कौन से हैं? लैटिन अमेरिकी देश। कौन से देश हैं? लैटिन अमेरिकी देश। याद रहेगा सबको, अब तो नहीं भूलेंगे भाई। व्हाइट बोर्ड कौन सा खोला था हमने? ये वाला, ये वाला, ये नहीं था, कौन सा था? ये यही वाला है, ये खोला था हमने, ये चल रहा था हमारा, बैक हो जाता नहीं तो ये। ठीक है, क्लियर है? तो आगे देख लेते भाई। ग्रीक भाषा में बृहस्पति ग्रह को जोबियन ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? जोबियन। आगे देख लेते हैं। आंतरिक या बाह्य ग्रहों के मध्य एक पट्टी है, मैं बता चुका हूं, जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ग्रहों की निर्माण की प्रक्रिया आज से 4 अरब वर्ष पूर्ण हुई थी। ध्यान देना, ग्रह कब बने थे? 4 अरब वर्ष पूर्ण। उससे पहले क्या बना था? ब्रह्मांड बना था। कल हमने कहा, पढ़ा था 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड बना था। और ब्रह्मांड बनने के बाद स्वतंत्र रूप से वो परमाणु विचरण करते रहे, फैलते रहे, फैलते रहे, फैलते रहे, और लगभग 9 अरब साल तक वो फैलते रहे। उसके बाद ग्रह बनने शुरू हुए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पदार्थों का घनत्व पृथ्वी में है। जो पदार्थ है सबसे ज्यादा किसमें? पृथ्वी में है। औसत घनत्व पृथ्वी में पदार्थों का 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घन समझ गए? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई। ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कहां है? बृहस्पति। ठीक है, याद रखना, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह माना गया है बृहस्पति को। किसको माना गया है? बृहस्पति को। अच्छा, छोटा है। सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ग्रह माना गया है बृहस्पति। अरे इनको क्या हो गया? झगड़ा हो गया? अच्छा, चलो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। आगे देख लेते हैं। अब हमारे सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूरज। तो सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य एक तारा है, सबको क्लियर है? तारा कल हमने पढ़ा, तारे की विशेषता जिसका स्वयं का प्रकाश हो। सूर्य एक तारा है, और सूर्य हमारी जो आकाश गंगा है, जिसका नाम है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला की भुजा में स्थित है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु का मतलब क्या है? सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने सौर केंद्रित सिद्धांत हमें दिया था। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूरज है। हमें जो ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो किससे मिल रही है? सूर्य से मिल रही है। सूर्य में 2 प्रकार की गैस है, एक हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम है, जिनके कारण ही सूर्य के अंदर क्या है? ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा है। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन और हीलियम है, उसमें देख लेते हैं। सूर्य के अंदर जो ज्यादा है वो क्या है? हाइड्रोजन है, और कम क्या है? हीलियम है। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के संलयन के कारण एनर्जी होती है। याद रखना, संसार में जो एनर्जी है वो 2 चीजों से बनती है, या तो संलयन से या विखंडन से। समझ गए? या तो आप जुड़ के ताकत बनोगे या टूट के ताकत बनोगे, ये भी नियम है। एक व्यक्ति जब ग्रुप में रहता है तो पावरफुल रहता है, उसके पास ताकत रहती है, लेकिन कभी कभी वो व्यक्ति परिस्थिति बस स्वतंत्र हो जाता है, और स्वतंत्र होकर के वो अपने ऊपर काम करता है और मेहनत करके फिर वो ताकतवर बन जाता है। ये सिद्धांत नेचर का है, प्रकृति का है। या तो आप टूट कर बनते हो या जुड़कर बनते हो। औसत रहोगे तो औसत ही रहोगे। समझ गए? तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बन रही है, एनर्जी बन रही है, वो परमाणुओं के जुड़ने से बन रही है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ते हैं, एक हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, जिसके आधार पर सूर्य के अंदर क्या है? गर्मी है। जिसके आधार पर सूर्य के अंदर गर्मी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में संलयन के कारण हीलियम का एक परमाणु बनता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। बता चुका हूं मैं। एक प्रश्न बनता है, सूर्य की कुल आयु कितनी है? तो कल मैं बता रहा था, कोई भी तारा होता है उसकी आयु होती है। आयु कैसे होती है? उसके अंदर जब तक गैस है वो जिंदा है, जिस दिन गैस खत्म हो गई वो खत्म हो जाएगा। तो भगा क्या है? छत से पत्थर फेंको। ठीक, तो सूर्य के अंदर गैस है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जब तक जल रही है, जब तक ऊष्मा है, नहीं है तो क्या? खत्म। सूर्य अगर खत्म होगा तो क्या बनेगा? कल मैंने बताया था, ब्लैक होल डायरेक्ट नहीं बनेगा। सूर्य पहले ब्लैक होल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि छोटा है। सबसे पहले रक्त दानव, फिर श्वेत कॉमेट। ठीक है, और खत्म। ब्लैक होल नहीं बनेगा। ब्लैक होल बेतारे बनते जिसका सौर्यक द्रव्यमान 1.44 से ज्यादा होता है। सूर्य के 1.44 से ज्यादा होता है। चंद्रशेखर सीमा, एस चंद्रशेखर, कल मैं बता रहा था। ठीक है, तो देखते हैं। तो सूर्य की कुल आयु 10 करोड़ वर्ष है। 5 करोड़ पूरी कर चुका है। कितनी बची है? 5 करोड़ बची है। सूर्य अपने अक्ष पर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमता है। सूर्य घूम रहा है ऑर्बिट पर। मैंने कल बताया ना, आकाश गंगा भी घूम रही है, ब्रह्मांड भी घूम रहा है, हर कोई चीज घूम रही है, मूवमेंट कर रही है। ये भी नियम है नेचर का। जो चीज जब तक सक्रिय है, एक्टिव है, तब तक जिंदा है, और जब तक निष्क्रिय हो गई तो खत्म हो गई। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य घूमता है। और सूर्य का अलग अलग घूमता है, लेकिन सूर्य क्या है समझना, सूर्य ठोस नहीं है, गैस भी नहीं है, सूर्य तरल भी नहीं है। सूर्य के अंदर जो अवस्था है सूर्य की, वो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है? जैसे टूथपेस्ट देखा है, टूथपेस्ट सॉलिड भी नहीं है, पकड़ोगे तो टूट जाएगा, छानोगे तो छनेगा नहीं। दूध के अंदर की मलाई देखी है, मलाई को कौन सी अवस्था कहेंगे मलाई की? ठोस भी नहीं है, तरल भी नहीं है। तरल होती तो छन्नी में चली जाती, और ठोस होती तो पकड़ लेते।
तो क्या है, उसी अवस्था में सूर्य के अंदर टूथपेस्ट या मलाई की अवस्था में गैसेस है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऊपरी उत्तर वाला भाग जो है सूर्य का, जो मध्य वाला भाग है वो 25 दिनों में अपनी पूरी परिक्रमा कर लेता है, ध्रुवों पर घूम लेता है। और अन्य भाग, ध्रुवी भाग ऊपर और नीचे वाले भाग, वो फास्ट घूमते, स्लो घूमते हैं, वो 35 दिन में परिक्रमा करते हैं। समझ गए इसका मतलब? 35 दिन की बात कर रहा हूँ। 35 कौन से दिन है? पृथ्वी वाले दिन। सूर्य के दिन हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, कल मैंने आपको बताया था। और सूर्य को अपनी आकाश गंगा यानी कि दुग्ध मेखला का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताओ जल्दी? 1 करोड़ साल, 22 से 25 करोड़ प्रकाश वर्ष, इतने में सूर्य खत्म हो जाएगा। तो सूर्य कभी भी आकाश गंगा में नहीं घूम पाएगा, पूरी परिक्रमा नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य को। सूर्य का आकाश गंगा में चक्कर लगाते समय सूर्य भी 12 तारा मंडलों से घूमता है। कल बता रहा था मैं, पृथ्वी 12 तारा मंडलों से घूमती। तो पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के। तो सूर्य चक्कर लगा रहा है तो सारे ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं। तो सारे के सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सारे क्षुद्रग्रह, सारे उल्कापिंड सूर्य के साथ 12 तारा मंडलों को पार करते हैं। समझ गए? आगे देख लेते। सूर्य के कुल प्रकाश का जो हमारे पास प्रकाश पहुंच रहा है, उस प्रकाश का 2 अरब भाग ही हमें मिल रहा है। कितना प्रकाश होगा? संपूर्ण प्रकाश का, लाइट जो है सूर्य की, उसका मात्र 2 अरब भाग हमें मिल रहा है। उसमें ही हम क्या करते हैं? नंगी आंखों से सूर्य को देखने में रेटिना खराब होता है। पढ़ा नहीं पड़ा, इसलिए हमेशा सूर्य की तरफ देखो, चश्मा लगा कर देखो। क्यों? और कितनी दूर हो? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना प्रकाश होगा? तो सूर्य के संपूर्ण प्रकाश का हमारे पास आ रहा है 2 अरब भाग, ठीक है। एक प्रश्न और बनता है, जो लोग देख रहे हैं वो नोट्स भी बनाते जाएं, लिखते भी जाएं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर 3 प्रकार की दूरी दी है। एक दूरी है औसत दूरी, दूसरी अधिकतम, तीसरी न्यूनतम। ये औसत, अधिकतम, न्यूनतम समझे नहीं समझे? पहले समझ गए ना? देखते हैं अधिकतम न्यूनतम, जिन लोगों को नहीं पता वो देख लेंगे। तो हम ऐसे देखते हैं, ये सूर्य है, ठीक, और ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऐसे कैसे कर रही है? इसको कहते हैं परवलयाकार। परवलयाकार परिक्रमा क्यों कर रही है? पहले कोई बताएगा? ग्रेविटी के कारण। तो कभी ग्रेविटी के कारण ये दूर जाती है, कभी पास आती है। ये घेरा ऐसा गोला नहीं बनता, बिल्कुल कैसा बनता? अंडाकार, ऐसा घेरा बनता है। तो अगर सूर्य यहां है तो एक समय सूर्य के नजदीक आएगी पृथ्वी और एक समय दूर चली जाएगी। समझ गए? इसी को अफेलियन और पेरिहेलियन पढ़ते हैं, बाद में इस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सूर्य पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है, ठीक है, औसत। अधिकतम कितनी? 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। न्यूनतम कितनी है? 14 करोड़ 73 लाख किलोमीटर। दोनों का मीन निकाला तो क्या निकल गया? 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर और सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर। कितना? 13,92,000 किलोमीटर। और पृथ्वी का है मात्र 12,756। हम 100 को और 1000 को हटा दें तो सूर्य का जो दाया है, व्यास है, वो है 13 लाख किलोमीटर का। और पृथ्वी का कितना है? 12,000। तो 110 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। पर संदीप, सूर्य छोटा क्यों दिखता है? बड़ा दिखना चाहिए ना। तो दूरी है, दूरी इतनी जिसके कारण छोटा दिखता है, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान 3,32,000 गुना बड़ा है आकार में पृथ्वी से, ठीक। आगे देख लेते हैं तापमान जो होता है सूर्य का वो कितना है। तो सूर्य का 3 अलग अलग तापमान होते हैं, ध्यान रखना सूर्य के। पहला जो होता है वो है करोड़ पे। किस पे होता है? करोड़ पे। करोड़ क्या है? तो करोड़, अगर इसको हम सूर्य माने तो जो सेंट्रल भाग है इसको कहते हैं करोड़। क्या कहते हैं? करोड़। हिंदी में कहते हैं कोर, कोर भी कह देते हैं। तो इसका तापमान कितना है? 1.5 करोड़ या 15 मिलियन, बात बराबर है, ठीक है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका कुल तापमान है। कहां का? कोर का। उसके बाद कोर के ऊपर आता है संवहन घेरा, एक ऐसा बीच का क्षेत्र रहता है जहां पर तापमान कम हो जाता है। आप गैस में भी देखना तो गैस में या तो जहां से आग निकल रही है वहां तापमान ज्यादा होता है या ऊपर होता है, बीच में कम होता है, वो तो संवहन घेरा है। तीसरा आता है प्रकाश मंडल। क्या है? प्रकाश मंडल। बाहरी परत को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान है 6000 डिग्री। और सबसे ऊपर है कोरोना। कोरोना तो 19 में आया था, कोरोना 20 में, है ना। कोरोना क्या है? तो कोरोना को किरीट भी कहते हैं। सूर्य के ऊपर इस प्रकार की जो लपटें निकलती है इन्हें कहते हैं कोरोना। और कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि उसका आकार इस प्रकार का था। इस प्रकार के आकार होने के कारण कोरोना का नाम कोरोना पड़ा था, याद रखना। कोरोना से इसका नाम कोरोना नहीं पड़ा, ये तो कोरोना था ही। सूर्य के कारण कोरोना बैक्टीरिया का आकार ऐसा था, वायरस था, इसलिए ये ऐसा हो गया था। समझ रहे? तो इस पर जो टेम्परेचर है कोरोना पर वो 27 लाख डिग्री सेल्सियस है।
कितना है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। ठीक है, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 33 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। केंद्र मतलब सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल से 33 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। केंद्र में पहुंचने को 33 करोड़ लगेंगे प्रकाश वर्ष। किसको? सूर्य को। आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी? केंद्र समझ रहे हैं? सूर्य, ये हमारी आकाशगंगा इधर है, तो सूर्य एक भुजा में है यहाँ पर, केंद्र यहां तक पहुंचने में 33 लाख प्रकाश वर्ष, और पार करने में कितना लगेगा? फिर से 33 मान लो, तो 66-70 लाख प्रकाश वर्ष। इतनी बड़ी तो हमारी एक आकाशगंगा है। और ऐसी कितनी आकाशगंगा है ब्रह्मांड में? 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडिएशन जोन से किरणें निकलती हैं जिन्हें फोटॉन या गामा किरणें कहते हैं। सुना होगा? रेडिएशन जोन कौन सा है? रेडिएशन जोन हाँ, कोरोना के बाहर जो एरिया उसको कहते हैं रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन, विकिरण जोन हिंदी में कहते हैं विकिरण। तो सूर्य के विकिरण से फोटॉन और गामा किरणें निकलती हैं। सुना है फोटॉन और गामा किरणें फिजिक्स में है क्या? हाँ, समझ गए? तो इतना याद रखना आप, सूर्य के जो रेडिएशन जोन है यानी कोरोना के बाहर का एरिया, उससे फोटॉन और गामा किरणें निकलती है। इतना याद रखना आप। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सौर कलंक क्या होता है? कभी कभी सूर्य जो गोलाकार है उसके बीचों बीच काले काले धब्बे दिखते हैं। हालांकि हमें ऐसे नहीं दिखते नंगी आंखों से या बिना चश्मा के, लेकिन जब हम उसको दूरबीन से देखते हैं। किससे देखते हैं? दूरबीन से जब हम देखते हैं उसको, तो कुछ हमें काले काले धब्बे दिखते हैं। वो काले धब्बे क्या हैं देख लेते हैं। व्यवहारिक प्रैक्टिकली आईटी का ये एक खासियत है ना, कि जो भी चीजें आप देख लो और उसके बाद देखते हुए उसको क्या है, तुरंत उसको इमेजिनेशन कर सकते हो। ये देखो, ये सूरज है और बीचों बीच इसके जो काले काले धब्बे दिख रहे हैं, क्या है? धब्बे। इनको कहते हैं सौर कलंक। क्या है? सौर कलंक। आमतौर पर सौर कलंक की आयु 22 वर्ष है। 11 वर्ष तक फैलते हैं, 11 वर्ष तक सिकुड़ते हैं। ये एक प्रकार के बबल्स होते हैं। जैसे कोई भी चीज जलती है तो बीच बीच में वो कम जलने वाली चीज आ जाती है ना, ऐसी चूंकि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस और प्लाज्मा की अवस्था में है, तो कहीं ज्यादा आग है कहीं कम आग है, ऐसे समझ लो आप। तो जो बबल्स बन रहे हैं उन बबलों को ही क्या कहते हैं? सौर कलंक। क्लियर है? सौर कलंक की आयु कितनी है? कितनी है बोलते जाओ भाई, मुझे पता चलता जाए। सौर कलंक की आयु है 22 वर्ष। 11 वर्ष तक फैलते, 11 वर्ष तक सिकुड़ते हैं। आमतौर पर सौर कलंक जहां होते हैं उस जगह का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री कम होता है। मैंने कहा ना, कम आग जल रही है वहां पर। ठीक है, तो जहां पर सौर कलंक होता है, सौर कलंक का तापमान आसपास के तापमान का 1500 डिग्री से कम का होता है। सौर कलंक में भी दो भाग होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। एक आंतरिक एक बाह्य। आंतरिक भाग को कहते हैं अम्बरा। क्या कहते हैं? अम्बरा। सौर कलंक के प्रश्न ऐसी सिंपल बनता है, सौर कलंक के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? अम्बरा। कोई कमेंट तो नहीं भाई? सौर कलंक के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? अम्बरा। और बाह्य भाग को कहते हैं पैन अम्बरा। प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं। अम्बरा और पैन अम्बरा का संबंध है कहां से? सौर कलंक से। या ऑप्शन में सौर कलंक नहीं है तो सूर्य आएगा। समझ गए? अम्बरा और पैन अम्बरा। अगला, सौर कलंक का प्रभाव हमारे ऊपर भी होता है, क्योंकि क्या है, सौर कलंक जब मान लो पृथ्वी के ऊपर बन गया, सूर्य बहुत बड़ा है, किसी न किसी जगह तो उसका प्रभाव होता है। पृथ्वी के ऊपर बना और पृथ्वी ने मान लो हमारे क्षेत्र को कवर कर लिया, तो क्या होगा? उससे चुंबकीय वर्षा हो गया। चुंबक तो नहीं बरसेगी, जो मैग्नेटिक रेस का मतलब लोहे की जितनी वस्तुएं हैं उनके अंदर इफेक्ट डालेगी, चुंबकीय वर्षा होगी। दूसरी, जेट स्ट्रीम पर प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम सबने सुना है? जेट स्ट्रीम पृथ्वी के 150 किलोमीटर, पृथ्वी के लगभग 15 किलोमीटर ऊपर चलने वाली हवाएं हैं, जिनकी गति 450 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती। इतनी तेज हवाएं चलती हैं। जेट स्ट्रीम उत्तरी ध्रुव में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, दक्षिणी ध्रुव में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। समझ गए? तो सौर कलंक जब होता है तो उसका जेट स्ट्रीम के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। साथ में जलधारा, जलधारा सबने पढ़ी है, समुद्र की जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जिससे जलधारा होती है, दो प्रकार की, गर्म और ठंडी। तो जलधाराओं पर भी प्रभाव सौर कलंक का पड़ता है। इसके अलावा सौर पवन एक नया शब्द है। सौर पवन क्या होती? पवन, गतिशील हवा को पवन कहते हैं। पढ़ा ना पवन का? तो सौर पवन क्या है? एक प्रकार की लपटें चलती हैं सूरज के आसपास, उनको कहते हैं सौर पवन। ठीक है, सूर्य की परत को कोरोना कहते हैं, वह कोरोना की लपटों को प्रोमिनेंस कहा जाता है। कोरोना से जो लपटें निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोमिनेंस कहा जाता है। कोरोना पर होल होता है, उसे कहते हैं कोरोना होल। क्या कहते हैं? कोरोना होल। आगे देखते हैं भाई,
महत्वपूर्ण चीज दिमाग में रखना, बाकी मैं समझाते जा रहा हूं। एक शब्द आया है जिसका नाम हीरक बलय। क्या है? हीरक बलय। तो सबको पता है सूर्य ग्रहण होता है कि नहीं होता? तो हम हीरक बलय देख लेते हैं, क्या होता है हीरक बलय। सूर्य ग्रहण, हाँ चलो इससे निकल जाएगा। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूरज पूरा कवर हो जाता है और कहीं कहीं सूरज रिंग के प्रकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रिंग के प्रकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रिंग के आकार का दिखाई देता है। ठीक, सूर्य के आसपास एक रिंग के कलर का चमकीला घेरा दिखाई देता है। इसे कहते हैं हीरक बलय। क्या कहते हैं? हीरक बलय। हीरक बलय इंग्लिश में कहते हैं डायमंड रिंग। डायमंड की तरह चमक रहा है और रिंग यानी गोलाकार है। समझ गए नहीं? डायमंड रिंग क्या है? डायमंड रिंग सूर्य के ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले घेरे को कहा जाता है। हीरक बलय सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के आसपास पाए जाने वाले घेरे, इसको कहा जाता है, घेरे को कहा जाता है। आमतौर पर हीरक बलय या डायमंड रिंग दिखाई देता है कब? सूर्य ग्रहण के दौरान। कब दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के दौरान। हो गया। अगला अरोड़ा। अरोड़ा 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 क्या होता है? अरोड़ा सूर्य से ज्वाला निकलती, क्योंकि सूर्य के ऊपर जो गैसेस, सूर्य में जो गैसेस है वो लिक्विड फॉर्मेट मतलब गीली है, प्लाज्मा अवस्था में है। तो सूर्य घूम रहा है, आपको पता है सबको, ऊपर भी, बीच में भी और ऊपर नीचे ध्रुवों। तो जब सूर्य घूमता है तो कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी जो गैसेस हैं वो अपने क्षेत्र से बाहर आ जाती है। कहा जाती है? बाहर आ जाती है। ठीक है, अपने क्षेत्र से बाहर आ जाती है और वो चलती हुई आती है, उन्हें कहते हैं ज्वाला। ठीक है, उन्हीं ज्वाला को कहते हैं अरोड़ा। सूर्य से निकलने वाली सौर ज्वाला जब ध्रुवों पर पड़ती है तब वो चमकती है, जिसे कहते हैं अरोड़ा। अरोड़ा दो प्रकार का होता है, अरोड़ा बोरियालिस और अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। अरोड़ा बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस। जब उत्तरी ध्रुव पर जो ज्वाला पड़ती है तो उसे कहते हैं अरोड़ा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है तो कहते हैं अरोड़ा ऑस्ट्रेलिस। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस। एक नया चैप्टर है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है सबको पता है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये सबको पता है नहीं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता तो वो देख सकते हैं। भाई ये क्या है? सूरज है। ठीक, और उसके बाद में ये बना देते हैं, ब्लू बना देते हैं अर्थ को, है ना। ये क्या है? पृथ्वी है। अब सूर्य से हम पृथ्वी को देखते हैं, हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में कभी कभी हमारे सामने कौन आ जाता है? चंदा मामा। येलो में ये क्या आ गया? मून। तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, जिसके कारण क्या कहते हैं हम? सूर्य ग्रहण। अब हमारे में इधर मान्यताएं हैं, सूरज को राहु और केतु निगल लेते हैं, है ना, निगल लेते हैं। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, मंदिरों में जाकर राम का नाम लो, गेट बंद कर दो, भगवान के घर से बाहर। सुना नहीं सुना? है ना। अब आप सब पढ़े लिखे हो, हम सब पढ़े लिखे, हमें लगता हुआ यार ये तो रूढ़िवादी है ना, लगता हुआ नहीं। लेकिन याद रखना, भारत की कोई भी परंपरा रूढ़िवादी नहीं है, बल्कि वो 100% साइंस पर आधारित है। भारत की जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं वो साइंस पर आधारित हैं। लेकिन हम लोग क्या है, चार शब्द अंग्रेजी के पढ़कर उन परंपराओं को, उन मान्यताओं को मानते नहीं है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती। कौन सी किरण निकलती है? पराबैंगनी तो निकलती, गामा और भी बहुत सारी हानिकारक किरणें निकलती है। यहां तक समझ गए? यह आप ऐसे देख लो, सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का ग्रहण होता है, आमतौर पर हमारे शास्त्रों में भोजन को सूर्यास्त के बाद वर्जित बताया गया। सूर्य के अस्त यानी सूर्य के डूबने के बाद भोजन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कि जैसे सूर्य अस्त होता है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस एक्टिव हो जाते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया वायरस सूर्य के क्या बोलते हैं उसको, सूर्य के ढलने के बाद एक्टिव होते हैं, अंधेरा होने के बाद, तो सूर्य ग्रहण में भी तो सूरज दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस फिर से एक्टिव हो जाते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, जब आप बाहर नहीं निकलोगे तो बैक्टीरिया वायरस से बचोगे। दूसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान घर में रखी हुई चीजों को हम खाते पीते नहीं है। यथार्थ है, अगर रखी हुई है तो उनमें तुलसी डाल देते। तुलसी क्या है? वो बैक्टीरिया वायरस को खत्म करके उसको फिर से शुद्ध कर देती। और सूर्य ग्रहण के बाद में हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान हमारे ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस या हम ये कहें हानिकारक कंपोनेंट जो है, हानिकारक चीजें वो आ जाती हैं, तो हम नहा कर उन्हें धुल लेते हैं। और कहा है सूर्य ग्रहण के दौरान राहु केतु सूर्य को निगल रहे हैं, राम का नाम लो तो क्या होगा? राम का नाम लोगे तो क्या होगा? सूर्य को शांति मिलेगी। कहा नहीं, लेकिन ये वैसा नहीं कहा है, सूर्य को कोई नहीं निकल रहा, वो एक धर्म से जोड़ दिया गया उसको। बड़ी अच्छी बात है। हमारे सनातन में, भारतीय जो संस्कार है, अब उनमें परंपरा है कि हर वो चीज जो हमारे लिए जरूरी है उसे धर्म से जोड़ी गई है।
तो आपको बोल दिया कि राम का नाम लो, राम का नाम आप चलते चलते तो नहीं लोगे, राम का नाम तो बैठकर लोगे ना, और बैठोगे तो घर से बाहर नहीं निकलोगे, और घर से बाहर नहीं निकलोगे तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं, आप सभी उन मान्यताओं को ये नहीं समझें कि रूढ़िवादी है, यथार्थ है, प्रैक्टिकली है। आप तो उन पर रिसर्च करो तो साइंस से जोड़ दो, और रिसर्च नहीं करो तो मैं तो ये कहूंगा कि आंख बंद करके मान लो। समझ गए? तो वापस चलते हैं। सूर्य ग्रहण उस अवस्था को कहा जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण होता है। हमेशा सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है? अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 8 मिनट का होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, 1440 गुना छोटा है चंद्रमा। पृथ्वी कितनी छोटी है सूर्य से? 110 गुना, और चंद्रमा पृथ्वी से 4 गुना छोटा है, तो चंद्रमा सूर्य से कितना गुना छोटा हो जाएगा? 440 गुना छोटा। तो ज्यादा देर तक सूर्य को की ऊष्मा को, रोशनी को रोक नहीं पाता, बल्कि सिर्फ अधिकतम समय होता है 8 मिनट का। इसलिए देखते होगे आप कि सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति बनती है जब बीचों बीच जाता है सूर्य, तो पृथ्वी के पूरे जो महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, हमारे पूरे महाद्वीप सबको कवर कर लेता है। आंशिक सूर्य ग्रहण किसी देश में दिखाई देता, किसी में नहीं दिखाई देता। समझ गए? आगे देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, पूर्ण और आंतरिक। आंशिक मैंने बता दिया है आपको, ठीक। आगे देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से एक्स किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती है? एक्स किरणें, एक्स रेज, एक्सरा जो होता है हमारा पैर में, इतनी खतरनाक किरणें निकलती है, इसलिए हमें बाहर घूमने से वर्जित किया गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से एक्स किरणें निकलती है, वही एक्स किरणें जिनकी खोज कॉनराड रॉन्टेंगन ने की थी। आप फिजिक्स में प्रश्न आता है, साइंस में आपका, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने? हम रे बोलते हैं, रे का मतलब, रे इंग्लिश शब्द है, हिंदी में कहते हैं किरण, ठीक है। या एक्सरे या एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टेंगन ने की थी। एक शब्द आया है उपसौर, अगला है अपसौर। उपसौर और अपसौर क्या है? तो 2 डेटें अलग अलग हैं। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस घटना को कहते हैं उपसौर, इंग्लिश में से कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। और सूर्य पृथ्वी से जब दूर होता है उस घटना को कहते हैं अपसौर, अप, ठीक है। अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं अपहेलियन। क्या कहते हैं? अपहेलियन, ठीक है। आगे देखें भाई, मुझे पता है टाइम भी हो रहा है आज, हनुमान चालीसा भी करना है, 5 मिनट और देख लें, सूर्य को खत्म कर दें। कहां शुरू हो गया? सूर्य को खत्म कर दें, फिर देखेंगे आगे। अच्छा, कुछ शब्द है वो देख लेते हैं, वन लाइनर में जाते हैं। ऐतिहासिक भूगोल का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, भौतिक भूगोल का पिता पैलिडोनियस को कहा जाता है, आर्थिक भूगोल का पिता लोमोनोसिस। भूगोल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पता है। ज्योग्राफी, जब आप एमए करेंगे ज्योग्राफी से, तो एमए के बाद फिर आपको मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, कई प्रकार की किताबें आती हैं, ठीक है। तो उन अलग अलग किताबों का अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग जिनके जो है पिता जिसने शुरुआत की थी वो है। जैसे आर्थिक भूगोल का पिता कहा जाता है लोमोनोसोव को, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है विडाल डी लाप्लास। फ्रांसीसी था, प्रथम पृथ्वी मापन करता था थेल्स, पहली बार पृथ्वी का मापन किया था थेल्स ने, जो हम पढ़ते हैं ना, 12,756 किलोमीटर का व्यास है, किसने नापा था? थेल्स ने। विश्व का ग्लोब का निर्माण किया था मार्टिन बेहम ने, जो ग्लोब हम देखते हैं, मार्टिन बेहम ने। विश्व मानचित्र के निर्माता, मानचित्र मतलब मैप, ग्लोब बना दिया मार्टिन बेहम ने, और उसके आधार पर नक्शा बना दिया एनेक्जीमेंडर ने। एनेक्जीमेंडर कहते हैं, एनेक्जी लिखा है, इसको कहते हैं एनेक्जीमेंडर। क्या कहते हैं? एनेक्जीमेंडर। मानचित्र कला के पिता टॉलमी, ठीक। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम, प्लेट समझ रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है, वो किया था क्यूजो विल्सन ने। भूकंप की उत्पत्ति का खोज करता है यू बेनियॉफ, ठीक। भारतीय मानचित्र का पिता कहा जाता है जेम्स रेनल को। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो पता है आपको, हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जो दिया वो दिया मैकेंजी पार्कर, मॉर्गन और हेनरी हेंस ने। मैकेंजी पार्कर, मॉर्गन और हैरी हेंस। पृथ्वी के गोल होने का सबसे पहला विचार आया था अरस्तु के मन में। अरस्तु कौन था? अरस्तु सबसे पहले सुकरात का शिष्य प्लूटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। तो हम कहेंगे अरस्तु कौन था? अरस्तु सिकंदर का गुरु था। इसके गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। और प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात। और यूरोप में माना जाता है, हालांकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे विचारक हुए, विश्व का पहला विचारक माना जाता है, दार्शनिक, फिलोसोफर, किसको? सुकरात को। यूनान का था, 600 ईसा पूर्व में इसको हमने देखा था, मतलब 600 ईसा पूर्व में ये था, ठीक। अगला देख लेते तापांतर शब्द। ये शब्द है कुछ। तापांतर क्या है? 2 अलग अलग स्थानों पर उपस्थित अलग अलग तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। समताप रेखा क्या होती है? 2 अलग अलग स्थान पर एक समान जो तापमान बनता है, उसके बीच में जो काल्पनिक रेखा बनाई जाती है, उसे कहते हैं समताप रेखा। तापांतर 3 प्रकार का होता है आमतौर पर, दैनिक, मासिक और वार्षिक। एक दिन का सबसे उच्च तापमान और सबसे न्यून तापमान के बीच के अंतर को कहते हैं दैनिक तापांतर।
दिन में सबसे ज्यादा और सबसे कम, दैनिक महीने में सबसे ज्यादा, महीने में सबसे कम, मासिक और सेम वार्षिक तापांतर। एक वर्ष यानी 12 महीने किसी स्थान विशेष पर किसी माह का अधिकतम तापमान और किसी माह का न्यूनतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। अगला आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या है? वायु के द्वारा पृथ्वी के ऊपर डाले गए दबाव को कहते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसे मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर एक मशीन है, उसमें मापा जाता है और उसकी इकाई है बार। क्या है? बार। ठीक है। तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है अक्षांश स्थिति। अक्षांश समझ गए? समझे नहीं समझे? मान लो ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, अब ये अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, ये अक्षांश रेखा है। तो दो स्थान है, दो स्थानों में एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ है, तो दो में से एक ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा। क्लियर है ना? हमेशा ऊपर वाला स्थान जो वो ठंडा रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा? गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूरज का मोशन है। अगला है अक्षांश ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? तो आमतौर पर समुद्र तल से जो स्थान जितना ज्यादा ऊंचा होगा वो ठंडा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से वो दूर हो जाएगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर हमेशा बर्फ रहती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का तापमान हमेशा समुद्र तल से 54 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्योंकि कितनी है? 9 किलोमीटर, 54 नहीं 57, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। पिपरिया और पचमढ़ी दोनों में तापमान में 6 से 7 डिग्री का अंतर आता है, क्योंकि पिपरिया की अपेक्षा पचमढ़ी 1100 मीटर ऊपर यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर है। समझ गए? तो इसलिए माउंट एवरेस्ट कितनी? 88,886.86 मीटर, हम राउंड ऑफ में बोल देते हैं 88,149 मीटर। राउंड अप में लेंगे 8.5 किलोमीटर, तो 8.5 किलोमीटर पर कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा? 8.5 मल्टीपल करोगे 6.5 से 8 से 48 और आधा लोगे 4, 52 डिग्री। हमेशा सी लेवल के टेम्परेचर से माउंट एवरेस्ट का 52 डिग्री कम होता है। तो सी लेवल पर 40 है तो माउंट एवरेस्ट पर कितना होगा? -12। सी लेवल पर 20 है तो माउंट एवरेस्ट पर कितना हो जाएगा? -32। समझ गए? इसलिए माउंट एवरेस्ट पर हमेशा बर्फ रहती है। इसी प्रकार बादल, जहां बादल होंगे वहां तापमान कम होगा, कम बादल होगा वहां तापमान ज्यादा होगा। समुद्र से तापमान का कारक बनता है। समुद्र जो तल होता है वहां हमेशा तापमान एक समान पाया जाता है, क्योंकि ऊष्मा जो आती, गर्मी जो आती, गर्मी पानी को जल्दी गर्म नहीं करती और जल्दी पानी ठंडा भी नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ धरती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती। तो जो स्थान समुद्र तल से जितना नजदीक होगा वहां तापमान उतना ही बैलेंस होगा। जो स्थान समुद्र तल से जितना दूर होगा वहां तापमान उतना ही वेरिएशन होगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में ठंड भी बहुत पड़ती है, 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है, और गर्मी में लू चलती है, क्योंकि समुद्र तल से दिल्ली दूर है। क्लियर है? एमपीपीएससी 2022 में एग्जाम आया था, एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तापांतर होगा? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। ग्वालियर। क्यों? ग्वालियर कहां है? ऊपर है, समुद्र तल से उतना ही ज्यादा है। हवाओं का प्रभाव सिंपल है, जहां जितनी हवा चलेगी उतनी तापमान कम रहेगा। महासागरीय जलधारा कोरियालिस बल। कोरियालिस बल सबको पता है, पृथ्वी जब घूमती तो उससे एक फोर्स रिलीज होता है, उसको कहते हैं कोरियालिस बल। मेरे ख्याल से टाइम भी हो चुका है अभी, है ना? 1 घंटा थोड़ा सा रिवीजन हो गया हमारा। ठीक, अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं हम लोग। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं या जो लोग वीडियो देखेंगे, हमेशा हमारी अभी 1 घंटे की क्लास चलती है ज्योग्राफी की। इस क्लास को ऑनलाइन बैच में भी हम लेकर के आएंगे। जुड़े रहें। कल फिर 4 बजे, 4 और 4:15 के बीच में हम मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।